Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी महामैराथन क्लासेस रनिंग में चल रही है। आज हमारी महामैराथन क्लास का जो है डे 7 का हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था 31 मार्च जो 2017 में। ठीक है, जो हमारी सेकेंड शिफ्ट थी उसके पोर्शन ए और पोर्शन बी हम दोनों ही के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमारी क्लास है यह जो है हमारे यहाँ पर सारे पेपर लगभग 16 पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह हमारे पेपर सॉल्विंग की आज यह लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, आज क्योंकि हमारे जो है ये लास्ट पोर्शन वाले पेपर सॉल्व होंगे। सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन ए है वहां से हम जो हमारा ग्रेड जनरल नॉलेज है वहां से हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। राइबोफ्लेविन है एक, क्या है राइबोफ्लेविन स्टूडेंट? विटामिन है, पादप है, प्रतिजैविक है या रंगात्मक पदार्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पूछा गया है। विटामिन जो राइबोफ्लेविन है वह क्या है? विटामिन है। ठीक है, कौन सा विटामिन है राइबोफ्लेविन? विटामिन B2। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? विटामिन B2 जो है हमारा विटामिन है और उसको हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है मल की विशिष्ट गंध। ठीक है, जो मल की विशिष्ट गंध होती है वो किसकी होती है? सो ऑप्शन दिए गए हैं इंडोल की, स्केटोल की, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडोल और स्केटोल, यानी उपरोक्त दोनों जो हो जाएंगे। यह क्या होता है? पशुओं में जो उनका मल होता है उसमें जो विशिष्ट गंध होती है, ठीक है, वह गंध इंडोल और स्केटोल की होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 13 है। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद वाला, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल निम्न में से किसका अवयव होता है? स्टूडेंट ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे कि नियासिन या निकोटिनिक अम्ल इनमें से किसका अवयव है? विटामिन सी का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, थायरोक्सिन हार्मोन का या शर्करा का। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो नियासिन होता है और जो निकोटीन होता है वह हमारे विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण है? ठीक है, हेपेटाइटिस बी की बात की गई है स्टूडेंट। पहले आपसे इसके यहाँ क्या पूछा जा रहा था कि HIV जो है वह क्या है? वायरस है। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। सो क्या हो जाएगा? हमारे सूक्ष्मजीवी हेपेटाइटिस बी का जो कारण है वह क्या हो जाएगा? हमारा वायरस यानी विषाणु। ठीक है स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि जो हमारा DNA होता है डबल स्टैंडर्ड का, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? यह वायरस आ जाता है। ठीक है, देन इसमें जो किसके कारण होता है? सीरम, इसको हम नेक्स्ट नाम और क्या बोल सकते हैं? सीरम जो बोल सकते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? सीरम हेपेटाइटिस इसका अनादर नाम है स्टूडेंट। ठीक है, और यह कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा गया था
कि यह इसका जो कारण है वह क्या हो जाएगा, हमारा वायरस। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में 41। 41 में हमसे यहाँ पूछा है कि डायबिटीज इंसिपिडस नियंत्रण होता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो नियंत्रण होता है किसके द्वारा, एडीएच के, एसीटीएच के, टीएसएच के या एलएच के। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है ना वह किसके द्वारा होता है, हमारा एडीएच के द्वारा होता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है उसको हम कहते हैं एडीएच। ठीक है, देन हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर आपसे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पूछ लिया, कई बार आपसे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो इंसिपिडस किससे होता है, शरीर में जब हमारा पानी जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रह पाता है तब हमारा डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और देन हमारा जो डायबिटीज मेलाइटिस है वह कब हो जाता है, कि जब हमारा शरीर प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं कर पाता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तब हमारा क्या हो जाता है डिसीज, हमको डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इससे क्या होता है, जो होता है ब्लड में जो होता है शुगर का जो लेवल होता है, ठीक है, वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड में शुगर का लेवल। ठीक है, सो आपको समझ में आया कि डायबिटीज किससे संबंधित है और डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटिस में क्या फर्क पड़ा। सो यहाँ पर आपसे पूछा था कि डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है किसके द्वारा होता है, सो एडीएच के द्वारा डायबिटीज इंसिपिडस होता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा गया है कि वसा घुलनशील विटामिन। ठीक है, क्या पूछा गया है, वसा घुलनशील विटामिन जो होता है कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन। यहाँ ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, ठीक है स्टूडेंट, देन विटामिन बी, विटामिन B12 या विटामिन सी। ठीक है, सो स्टूडेंट आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विटामिन ए। क्यों, वसा, ठीक है, फेट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, ये दो तरीके के विटामिन होते हैं। फेट सोल्यूबल विटामिन में कौन से आते हैं, ए, डी, ई और के, ये होते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन। देन वाटर सोल्यूबल हमारा कौन जाता है, बी का जो होता है कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और विटामिन सी आ जाता है, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सो आपको समझ में आया कि वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी और सी आते हैं, देन जो ए, डी, ई के होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। सो यहाँ पर यही पूछा था आपसे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। सो वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए है। नेक्स्ट वन है हमारा जो चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पोर्शन है, जहाँ की हम मेन डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, देखो सबसे लास्ट में दे रखा है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ, ठीक है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का क्या अर्थ है। ठीक है स्टूडेंट, देन ऑप्शन दे रखे हैं शारीरिक एवं मानसिक, देन हमारा नेक्स्ट है क्या है, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक। ठीक है, बाल विकास का अर्थ पूछा है, देन सर्वांगीण विकास। ठीक है, सो इनमें से क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा शरीर में डेवलप हो रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक जो है, संवेगात्मक, ये सभी चीजें जो है इसके अंदर आती है। सो हमारा सर्वांगीण विकास जो है वह किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, क्या है, अर्ली जो हमारी चाइल्डहुड होती है उसमें शारीरिक वृद्धि किस अनुपात में होती है। ठीक है, किस अनुपात में होती है, सो मानसिक आयु, सामाजिक आयु, अस्थि आयु या परिपक्वता आयु।
तो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे क्या पूछिए, शारीरिक वृद्धि पूछिए, ठीक है। शारीरिक वृद्धि में क्या होता है, हमारी जो अस्थियां होती है, हमारी जो बोन्स होती है, ठीक है, उन सब में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर शारीरिक वृद्धि किससे संबंधित है, हमारी अस्थि आयु से, ठीक है, स्केलेटल एज से। सो जो हमारी स्केलेटल एज है, ठीक है, इसका पता कैसे लगाया जाता है कि यह ग्रोथ हो रही है या नहीं, एक्सरे से, ठीक है स्टूडेंट। एक्सरे में पता चल जाता है कि हमारा जो कंकाली, इसको क्या बोलते हैं, कंकाली एज भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे अस्थि की ग्रोथ हो रही है या नहीं। सो शारीरिक वृद्धि का जो अनुपात होता है वह अस्थि आयु में होता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है, मानव शरीर में क्रोमोसोम होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये पूछा गया है। तो कितने होते हैं मानव शरीर में, 49, 46, 48 और 50। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 46। ओनली सिंगल पूछा है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम पूछा तो 46। और अगर आपसे पूछा जोड़े, ठीक है, क्या पूछा आपसे जोड़े, तो जोड़े में आपके कितने आ जाएंगे, 23 जोड़े, ठीक है स्टूडेंट। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 46। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ठीक है स्टूडेंट, क्या पूछा गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर स्वस्थ वातावरण, सौंदर्य बोध, बौद्धिक जिज्ञासा या उपरोक्त सभी। सो जो हमारा एम है प्री स्कूल एजुकेशन का, ठीक है, वह क्या हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम स्वस्थ वातावरण भी देना चाहते हैं, सौंदर्य बोध भी कराना चाहते हैं और बौद्धिक जिज्ञासा भी बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कराना चाहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बाल शक्ति योजना का उद्देश्य कौन सा है, ठीक है, किसका उद्देश्य, बाल शक्ति योजना का। यहाँ पर क्या बच्चों को जो है शक्ति प्रदान करनी है, ठीक है। सो उसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण पर नियंत्रण, खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो जो क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल ऑन अंडर वेट, कुपोषण पर नियंत्रण, ठीक है। हम कुपोषण पर नियंत्रण करेंगे तभी क्या होगी, हमारे जो बच्चा है उसकी क्या शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो बाल शक्ति योजना का जो मेन उद्देश्य है वह है कुपोषण पर नियंत्रण। हमारा जो पहला ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम किस पर निर्भर करता है, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, शारीरिक विकास पर, इंद्रिय परीक्षण पर, खेलकूद क्रियाएं और उपरोक्त सभी। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैसे, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वह जो है शारीरिक विकास पर भी निर्भर करता है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर भी और प्ले एक्टिविटी यानी खेलकूद क्रियाओं पर भी। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विशेष शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है। विशेष शिक्षा है स्टूडेंट, ठीक है, विशेष शिक्षा। सो स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, रेगुलर क्लास टीचर, नियमित कक्षा अध्यापक, विशेष दिवस विद्यालय या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, विशेषताएं क्या हो जाएगी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर कहाँ चलेगी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम तथा वातावरण का प्रभाव कौन सा है, ठीक है, किसका प्रभाव, लर्निंग और एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वह कौन सा है। सो बाल्यावस्था पर, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा किशोरावस्था पर, देन है हमारा गर्भस्थ शिशु पर या संपूर्ण जीवन पर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि संपूर्ण जीवन पर किसका प्रभाव, जो हमारा अधिगम और वातावरण का जो प्रभाव था, ठीक है, विच इज द इफेक्ट ऑफ लर्निंग एंड इन्वायरमेंट। तो लर्निंग और इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होता है वह क्या होता है, हमारा जो संपूर्ण जीवन पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, मौलिकता का गुण। सो सृजनशील बालक में,
पिछड़ा बालक में, मंदबुद्धि बालक में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सृजनशील बालक में। क्रिएटिव चाइल्ड है, उसके अंदर क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। किसकी क्वालिटी है, ओरिजिनलिटी की, ठीक है। ओरिजिनलिटी मतलब उसके जो क्रिएटिविटी है वो ओरिजिनल जो है, वास्तविक रूप से वह काम कर रहा है। सो उसकी जो मौलिकता होगी या उसके अंदर गुण पाया जाता है सृजनशील बालक के अंदर। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वशालेय आयु की सीखने की प्रक्रिया कौन सी है, ठीक है। पूर्वशालेय आयु की सीखने की प्रक्रिया कौन सी है, मेमोरी द्वारा सीखना, लिख कर सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना या सजा द्वारा सीखना। सो पुरुषालय, जो पुरुषालय में आते हैं, ठीक है। सो प्री स्कूल एज होती है बच्चों की, उस समय वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम उनको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, जो स्कूल से, उस स्कूल के स्टार्टिंग के जो रहते हैं, है ना, तो उनको हम कैसे देते हैं, कॉपी में। फॉर एग्जाम्पल हमको उनसे ABCD लिखवाना है, ठीक है। हम उनसे जो पर डे का होमवर्क है वो ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से उनको नोटबुक देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लिख कर लेके आना, ठीक है, कितनी बारी जो अपना पेज होता है उतनी बारी, ठीक है। सो यहाँ पर जब वो क्या करता है, नकल करता है, ठीक है। यहाँ से मैम का जो लिखा है उसको देखकर एज इट इज वो ऐसा लिख कर लेकर आता है, ठीक है। सो हम इसको क्या कहते हैं, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का एक और मीनिंग पता है स्टूडेंट आपको, क्या होता है, नकल, नकल के द्वारा सीखना, ठीक है। सो जो है बच्चे क्या करते हैं इस एज में, नकल कर करके सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पूछा है कि एड्स शब्द के अक्षर ए का पूर्ण विस्तार। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट। एड्स का जो ए होता है बस उसी का ही बताना है। तो आपको एड्स का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप आसानी से और बहुत जल्द लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एड्स का फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। सो यहाँ पर एड्स का पूछा था तो एड्स का क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड, ठीक है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है एक्वायर्ड, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, एक्वायर्ड जो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 12, यहाँ हमसे पूछा है कि बाल कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। मतलब जो बाल कल्याण का जो कार्यक्रम था वह कौन से ईयर में प्रारंभ हुआ था, तो 1987, 1986, 1999 या 1996। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1986 हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, गर्भस्थ शिशु का समय कितना होता है। ऑप्शन है 280 डेज, 320 डेज, 290 डेज या 310 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 280 डेज। कैसे, फॉर एक ओवरऑल देख लेते हैं कि 30 जो, हाँ 30 डेज का जो होता है हमारा एक मंथ होता है, ठीक है। और हमारा जो गर्भस्थ शिशु होता है वह हमारे गर्भ धारण जो महीने होते हैं कितने होते हैं, 9 महीने होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आ रहा है, 279, ठीक है। सो ओवरऑल जो होता है ये 280 के आसपास हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है 280 डेज, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, गर्भस्थ शिशु का समय जो होता है वह 280 डेज का होता है मेनली। नेक्स्ट वन है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, ठीक है। किसकी बात की गई है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। सो 212, 206, 200 या 204। सो यहाँ पर मानव शरीर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा 206 आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगर यहाँ पर आपसे मानव ना पूछ के नवजात पूछ लिया जाता तो आपका आंसर क्या होता, 300, ठीक है। नवजात के अंदर मानव शरीर के जो नॉर्मल है उसकी तुलना में ज्यादा हड्डियां प्रेजेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट। जो डे बाय डे जब वो बड़ा विकसित होता है तो उसके अंदर कम हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में। सो नवजात में 300 होती है और मानव शरीर में जो होती है 206 होती है, ठीक है स्टूडेंट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 206। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वंशानुक्रम का मुख्य वाहक कौन सा है। वाहक पूछ लिया गया है यहाँ पर, ठीक है।
कंफ्यूज ना होइए, वंशानुक्रम का जो वाहक है या इकाई है वह क्या है, जीन्स है। ठीक है, जीन्स हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। जीन्स हमारा यहाँ पर क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम निरोग्य बच्चों की विशेषताएं कौन सी है। ठीक है, क्या है बच्चे, अधिगम निरोग्य है तो उनकी विशेषताएं क्या रहेगी, अति क्रियाशीलता। जी हाँ, बच्चे नॉर्मल क्रियाशीलता की जगह क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक है, सो जो हमारे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं उनकी यह एक विशेषता होती है। विशिष्ट शैक्षिक समस्या, इनके जो एकेडमिक डिफिकल्टीज होती है, ठीक है, कि यह पढ़ने में लिखने में इनको सब चीजों में थोड़ी समस्या आती है। ठीक है, फिर डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, उनके पास अटेंशन नहीं होता है, वो किसी भी चीज को लेकर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो अवधान की अव्यस्तता, अस्त व्यस्तता आ जाती है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अधिगम निरोग्य बच्चों की जो विशेषताएं होती है वह सभी हमारी यह विशेषताएं है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है। ठीक है, बच्चों के लिए और महिला के लिए अत्यंत विस्तृत योजना। ठीक है, ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बाल एवं महिला, इसे तो हम कितनी ही बार ही सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट। सो बाल एवं महिला के लिए जो विस्तृत योजना है वह हमारा जो ऑप्शन 1 है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम ICDS के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे समेकित बाल विकास सेवा योजना कहते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18, विशेष शिक्षा के उन मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, विशेष शिक्षा के मूलभूत जो सिद्धांत है वह कौन से है। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की बात की गई स्टूडेंट। स्पेशल एजुकेशन में हमेशा क्या आ जाएगा, स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल जो काम होंगे वह। ठीक है, सो पहला है व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल। ठीक है, ओके। देन है क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण। ठीक है, देन है बालक की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, मूलभूत सिद्धांत हो जाते हैं। हमारा राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19, मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि। ये देखिए, बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन ना ऐसा हो सकता है क्या, बार बार ही रिपीट हो ही जाता है यह क्वेश्चन। बस यह है कि कहीं पर मानसिक रूप से निरुद्ध, कहीं पर प्रतिभाशाली। ठीक है, क्या होता है प्रतिभाशाली, फिर कहीं पर क्या हो जाता है मंद। ठीक है, इस तरीके से IQ लेवल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे अभी मानसिक रूप से निरुद्ध बालक की IQ लेवल पूछी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे 88, 85, 86 और 84। सो क्या हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा मानसिक। ठीक है, मानसिक रूप से निरुद्ध। आप ये IQ लेवल के क्वेश्चन पढ़ने से पहले इन्हें जरूर पढ़े, क्योंकि यहाँ पर मानसिक रूप से निरुद्ध आ सकता है, उसका अलग IQ रहेगा, फिर मंद, मानस मंद का अलग रहेगा। ठीक है, तीव्र जो होता है क्षीण का अलग रहेगा। सो आप थोड़ा उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए IQ लेवल के। नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP कब प्रारंभ किया गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कब प्रारंभ किया गया था जो हमारा NACP था। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन है 1988, 1994, 1987 या 1992। सो जो प्रारंभ किया गया था 1987 हमारा बोर्ड के थ्रू क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। सॉरी 1992, मैं कंफ्यूज हो गई। 1992 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1992 में क्या हुआ था, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो हुआ था वह स्टार्ट हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, एलिसा क्या है। ये देखिए, एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन दो बारी एक ही साथ पूछ लिए गए हैं। ठीक है, एक जगह पूछ लिया है कब प्रारंभ हुआ था, और एक जगह क्या पूछ लिया है कि एलिसा क्या है। तो एलिसा जो है हमारा क्या है,
तपेदिक टेस्ट, कैंसर टेस्ट, ज्वर टेस्ट या एड्स टेस्ट। तो एलिसा जो होता है एड्स टेस्ट के जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, इनके द्वारा जो है मनुष्य के अंदर जो है HIV इसमें एंटीजन प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, वह हम इसके थ्रू देखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सीखने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, सीखने से क्या तात्पर्य है, संवेग में परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या सौंदर्य बोध में परिवर्तन। सो सीखना है, ठीक है, लर्निंग है। सो यहाँ पे आ जाएगा लर्निंग जो है हमारा यह है, सीखने से क्या तात्पर्य है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यह भी रिपीटेड है स्टूडेंट, बार बार रिपीट होते जा रहा है। ये ऑलमोस्ट अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे हमने कहीं ना कहीं सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पर आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन को ये हम क्या करते हैं, आपको बार बार पढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो है पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीखने से क्या तात्पर्य है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर पूछा गया था कि भाषा विकास की, ठीक है, क्या पूछा गया था, भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन सी है। ठीक है, आखिरी, लास्ट स्टेज, क्रंदन, क्राइंग तो की पहली है, देन उसके बाद शब्द भंडारण, देन उच्चारण, देन क्या हो जाता है, वाक्य निर्माण, जो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, वाक्य निर्माण करते हैं। ठीक है, वाक्यों को मिला मिला के जो वाक्य निर्माण होता है, ठीक है, वह भाषा विकास की क्या हो जाती है, आखिरी अवस्था हो जाती है। सो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, बाल्यावस्था में मित्रता की प्रवृत्ति कौन सी है। ठीक है, मित्रता की, बाल्यावस्था की बात की जा रही है स्टूडेंट। ऑप्शन है संस्कृति विज्ञानी, समावेशी, अभिभावकीय या विषमवेशी। तो क्या हो जाता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे होते हैं और वह समान रूप से भेदभाव करते हैं। ठीक है, समान रूप से क्या करते हैं, सभी से भेदभाव करते हैं। सो मतलब हाँ, समान रूप से सबके साथ मिलते हैं, खेलते हैं। ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था में मित्रता की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होती है, होमोजीनस, है ना, एक जैसी, समवेशी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, समेकित शिक्षा योजना किससे संबंधित होती है। ठीक है, समेकित आईसी जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, समेकित शिक्षा योजना, वह किससे संबंधित है, विशिष्ट बालक से, प्रतिभावान बालक से, सृजनात्मक बालक से या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी समेकित शिक्षा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, वह किसके लिए है, विशिष्ट बालक के लिए। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जो है नेको। ठीक है, नेको जो है हमारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है का कारक कौन सा है। देखिए एड्स से संबंधित यहाँ पे ये 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, सो एड्स जो है आपने अगर पढ़ लिया तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन इस पेपर में राइट हो जाते हैं। ठीक है, सो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कारक कौन सा है, रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठन सहयोग, देन है हमारा सरकारी संगठन। अब एड्स का जब नियंत्रण कार्यक्रम हुआ तो उसमें गैर सरकारी और सरकारी दोनों ही संगठनों से मदद ली गई थी। ठीक है स्टूडेंट, देन हमारा हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न से कौन सा बाल अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, बाल अधिकारों की रक्षा, रक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन में हमेशा कौन सा आता है, आईसीडीएस, आईसीपीएस, नेको या यूनिसेफ। सो आईसीपीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 28, शेषवावस्था में सामयिक विकास अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। कब किया जाता है, शेषवावस्था में, साक्षात्कार, निरीक्षण, अनुसंधान या उपरोक्त सभी। सो अध्ययन पूछा जा रहा है यहाँ पर,
ठीक है। शिशुअवस्था में जो सामूहिक विकास होता है, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वह अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, तो उसका हम इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो निरीक्षण, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, किसका, जो हमारे शिशुअवस्था में इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उनका, ठीक है। सो हमारा जो शिशुअवस्था में सामूहिक विकास निरीक्षण क्या प्रकार मतलब निरीक्षण के सहायता से किया जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, निरीक्षण। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से शारीरिक विकलांगता के प्रकार बताएं। जो है शारीरिक विकलांगता की बात हो रही है, शारीरिक लिखा है, आप शारीरिक कर लेना। शारीरिक विकार जो है उसकी जो है विकलांगता के प्रकार बताने हैं आपको, तो श्रवण क्षति युक्त बालक, यह भी एक शारीरिक विकलांग है। दृष्टि दुर्बल दुर्बल बालक, ठीक है, यह भी एक शारीरिक विकलांग है। देन अस्थि विकलांग बालक, यह भी एक शारीरिक विकलांग है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी टेंडेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच एज, जिज्ञासु प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है, ठीक है, कौन सी है, जिज्ञासु, रिपीट पे रिपीट, ठीक है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो हमारी जो चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है, इस अवस्था में क्या होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था होती है। बच्चे को हर किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा होती है, ठीक है स्टूडेंट। जो राइट ऑप्शन क्या है, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। नेक्स्ट वन है हमारा 31, यहाँ पूछा गया है कि प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्शन, ट्रांसफर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतःकरण की विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की, सृजनात्मक विकास की, सौंदर्य बोध की या संवेश की। संवेश बोल सकते हैं, ठीक है, या इमोशन बोल सकते हैं, संवेद भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, बच्चा तर्क करता है, किसी चीज के ऊपर चिंतन करता है, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उस चीज को देखता है, आप जो है वास्तविक जो चीज है उसको प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। आपूर्तिकरण, एब्स्ट्रैक्शन करता है। देन अंतःकरण, किसी को मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना जो होता है, अंतःकरण, अंतरण। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास या फिर संज्ञानात्मक जो होती है इसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 32, अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन, ठीक है, क्या है, अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है नया स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करें, ठीक है, क्योंकि हमें कई बार ईयर जो होता है उनको याद करने में थोड़ी सी समस्या होती है। सो जो अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन की जो स्थापना है वह 2011, 2010, 2008 या 2012 में। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2010 में, ठीक है। 2010 में अटल जो बाल आरोग्य पोषण मिशन था इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट वन है कि कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि, ठीक है, कम सुनने वाला है स्टूडेंट, सो कौन सी विधि उपयोग की जाती है, हस्त विधि, ठीक है, की जाती है। चिन्ह भाषा विधि मतलब साइन लैंग्वेज यूज की जाती है। श्रवण यंत्र, ठीक है, उनको श्रवण यंत्र जो हम कानों में आजकल हमने देखा कई लोग लगाते हैं, ठीक है, श्रवण यंत्र, उससे क्या होता है कि उन्हें जो होता है सुनाई देता है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, डकराली शिक्षण विधि, यह भी आपका नया क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे भी नोट कीजिए कि जो डकराली शिक्षण विधि होती है, डिकराली जिसको हम बोलते हैं, डिकराली शिक्षण विधि होती है वो किससे संबंधित होती है, ठीक है। ऑप्शन है मानसिक रूप से निरुद्ध बालक, देन आ जाता है हमारा अपंग बालक, वाणी दोष युक्त बालक या प्रतिभावान बालक। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनके लिए डकराली शिक्षण
विधि अपनाई जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देती हूँ जिससे कि आपको इसे याद रखने में आसानी होगी। क्या है इसमें, जो हमारे डिकराली है, क्या है डिकराली, कुछ न्यू फॉर्म पूछा है आपसे स्टूडेंट, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में जो अभी एक इसके पहले बताया था और एक ही, ये दोनों जो अटल बिहारी वाला था वो और एक ये क्वेश्चन जो है बहुत मतलब अभी तक तो रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ही खोजने के लिए क्या करते हैं, हम पेपर का एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है, याद बच्चों को रिवीजन करवाते हैं पेपर से। सो जो हमारी डिकराली शिक्षण विधि है मेनली क्या होती है, 4 से लेके 9 साल के बच्चों के लिए जो आयोजित की जाती है, ठीक है। उनके जो शिक्षा होती है, डिकराली शिक्षण विधि जो होती है, इसमें उनको आवासीय शिक्षा दी जाती है, ठीक है, आवासीय शिक्षा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है आ जाता है हमारा कि 4 से 9 साल आवासीय शिक्षा, ठीक है। इनके साथ क्या किया जाता है कि सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और आ जाता है शाम, ठीक है, दोनों टाइम क्लासेस होती है इनकी। सुबह इनको क्या सिखाया जाता है, भाषा, ठीक है, भाषा जो होता है, भाषा की शिक्षा जो होती है वह इनको सुबह दी जाती है। और शाम को इन्हें क्या किया जाता है, क्या सिखाया जाता है, गीत, नृत्य, संगीत, कला, ये जो होते हैं यह सब क्या होते हैं, इन्हें शाम को सिखाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। या फिर संवादात्मक, इसको और क्या बोलते हैं, डिकराली शिक्षण को संवादात्मक संवादात्मक शिक्षण भी इसे कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सो आपको समझ में आया कि डिकराली शिक्षण विधि क्या है, ठीक है, और कौन से साल के बच्चों को मतलब क्या एज के बच्चों को यह दी जाती है, और किन बच्चों के लिए है यह, मानसिक रूप से जो निरुद्ध बालक होते हैं उन बच्चों की यहाँ पर बात की गई है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35, अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था, अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन राइट है, पावलोव। पावलोव ने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, ये भी याद रखें, कई बार इंग्लिश में ही पूछा जा रहा है कि अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा जो है, किस थ्योरी के अंतर्गत है, या फिर क्या इसके जो है किसने दिया था, तो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी जो है वह पावलोव के द्वारा दिया था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, ग्रॉस मूवमेंट, ठीक है, यह भी रिपीट है स्टूडेंट, ठीक है। ग्रॉस मूवमेंट इज रिलेटेड टू, स्थूल गतिविधियां किससे संबंधित है, क्रियात्मक विकास से, शारीरिक, शारीरिक लिखा है, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, या संवेगात्मक विकास से। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, इसे आप याद रखिए स्टूडेंट। क्रियात्मक विकास जो है वह स्थूल गतिविधियों से संबंधित है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड टू, ठीक है, क्रोमोसोम की बात की गई स्टूडेंट। जो गुणसूत्र है वह किससे संबंधित है, क्या श्वसन से संबंधित है, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन से संबंधित है, या फिर वंशानुक्रम, या हाँ वंशानुक्रम ही होगा, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, ठीक है, यहाँ पाचन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आनुवांशिक, ठीक है, आनुवांशिक गुणसूत्र, ठीक है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण गुणसूत्रों से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, नाकों का संबंध किस रोग से है, ठीक है, नाको समझ में आया आपको, जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके नाम में इसका आंसर छुपा है, अगर आपको इसका फुल नेम पता है तो आप इसका राइट आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन एड्स, कैंसर, तपेदिक है ना, तपेदिक, बेरीबेरी। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एड्स। एड्स के लिए जो होता है नाको जो है इस एड्स रोग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखो 5th क्वेश्चन पूछ लिया एड्स के ऊपर ही, ठीक है। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, अब हम 39 क्वेश्चन की बात करेंगे। सृजनात्मक विकास के लिए, ठीक है, आवश्यक तत्व है वह कौन सा है, संवेदन। अगर आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट है चाहिए तो ठीक है, आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, संवेदन होना चाहिए, मेडिटेशन यानी चिंतन, तार्किकता लॉजिकल रूप से,
ठीक है, तार्किकता होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। तो हमारा जो संरचनात्मक विकास होता है बच्चे के अंदर, उसमें क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्योंकि यह तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे, राइट है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 40, आकार तथा अनुपात में परिवर्तन किसका प्रतिरूप है। ठीक है, आकार और अनुपात, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब इसका ग्रोथ हो रहा है। तो ऑप्शन है विकास से, वृद्धि से, मानसिक प्रक्रिया या अधिगम। सो जो आकार और अनुपात में परिवर्तन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, परिवर्तन। ठीक है, सो परिवर्तन किससे संबंधित हो जाएगा, विकास, डेवलपमेंट से। ठीक है, क्योंकि आकार में भी हो रहा है और अनुपात में भी हो रहा है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए एक साथ, तो यह किसके अंतर्गत होता है, विकास के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 में हमसे क्या पूछा गया है, हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो है ये 3rd है, जो कुछ नया पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, कि मानव का जो, हाँ, हरलॉक के अनुसार जो है मानव के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है। सो ऑप्शन जो है 11, 6, 10 और 8। सो क्या है हमारा राइट ऑप्शन, 11। अब आपके मन में ये आता होगा कि 11 कौन सी अवस्थाएं है ना, आपने तो 4 या 5 अवस्थाएं ही पढ़ी है। ठीक है, सो आपको मैं काउंटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहला है हमारा जो होता है, थोड़ा सा सीधा सेकेंड, जो हमारी सबसे पहली अवस्था होती है, मैं आपको 11 अवस्थाओं के नाम बताने वाली हूँ स्टूडेंट। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। सो सबसे पहले हमारी हो जाती है गर्भावस्था। ठीक है, सबसे पहले हमारी हो जाती है गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था शॉर्ट में लिखूंगी। नेक्स्ट वन हमारी क्या हो जाती है, जो है शेषवावस्था। ठीक है, क्या हो जाती है, शेषवावस्था। इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, बचपनावस्था। ठीक है, बचपनावस्था। देन हमारी आ जाती है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, क्या आ जाती है, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट वन क्या आ जाती है हमारी, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद हमारी आ जाती है जो है उत्तर बाल्यावस्था के बाद में वयःसंधि, जिसमें हम क्या बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी की एज। ठीक है, जो हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, सो वयःसंधि। देन हमारी क्या आ जाती है, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। इसके बाद हमारी आ जाती है उत्तर किशोरावस्था। इसके बाद हमारी आ जाती है 9 नंबर पे प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। जो हमारे 10 नंबर की आती है, यहाँ पर एक नई अवस्था है जिसको हम मध्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, मध्यावस्था। देन हमारी अब 11 नंबर की सबसे लास्ट बची है वृद्धावस्था। ठीक है, क्या बची है, वृद्धावस्था। सो स्टूडेंट देखिए हमारे कितने हो गए, टोटल 11 अवस्थाएं हो गई है स्टूडेंट। इस तरीके से इसको डीप में अगर हम किसके द्वारा, हरलॉक के द्वारा। ठीक है, हरलॉक ने इसे डीप में जो है कैटेगराइज किया था कि यह 11 अवस्थाएं होती है स्टूडेंट। ठीक है, गर्भावस्था, शेषावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयःसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो यह हमारे क्या हो गए, 11 अवस्थाएं हो गई। किसके द्वारा दी गई है, यह हरलॉक के द्वारा बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी शुरुआत में। 1987, 1988, 1989 और 1986। तो यहाँ पर हमारा क्या था ऑप्शन राइट, 1987। यह ESB बोर्ड है, यह कहीं पर किस तरीके से क्या आंसर बताता है, कहीं पर क्या। ठीक है, वैसे तो 1992 में यह लागू हुआ था। ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या बताए गए हमारे, 1987। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट है हमारा, देखिए एड्स से ही संबंधित कम से कम इसी पेपर में
7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट। अगर आपका 8 टॉपिक जो है कंटेस्ट है आपको, तो आप अपने 8 मार्क्स जो है इसमें आसानी से जो है ला सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता? किसके द्वारा नहीं फैलता? सो जो है एड्स है हमारी, ये क्या है, यौन संचालित जो है डिसीज है। ठीक है, सो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, असुरक्षित रक्त लेने से भी फैलता है और सुई के संक्रमण से भी फैलता है। लेकिन हाथ मिलाने से, ठीक है, हाथ मिलाने से, बाय हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 44 क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की मुख्यतः श्रेणियां। ठीक है, विशिष्ट जो बालक होते हैं उनकी भी कितनी श्रेणियां बताई गई है, तो मुख्यतः श्रेणियां होती कितनी होती? 5, 6, 8। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी जो होती है 5 श्रेणियां होती है स्टूडेंट। ठीक है, सो वह कौन कौन सी श्रेणियां होती है? सबसे पहली जो श्रेणी होती है वह होती है दृष्टि, दृष्टि क्षमता, अक्षमता होती है उसके अंदर, सबसे पहली श्रेणी। नेक्स्ट वन क्या आ जाती है हमारी? श्रवण अक्षमता। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? विशिष्ट बालक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा बधिर, बधिर ही कह सकते हैं ना। ठीक है, जो बोल नहीं सकता है ना, जो हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गूंगा है बच्चा। ठीक है, सो बधिर। देन हमारा हो जाता है शारीरिक रूप से जो होता है अपंग होता है। ठीक है, अपंग। ये 4 तो है ही, एक और किसे लिया गया है? किसे लिया गया है स्टूडेंट बताइए आप, सोचिए। दृष्टि, श्रवण, बधिर और अपंग, ये 4 हमारे क्या है? मेन। 5वां हमारा आ जाता है कमजोर। ठीक है, क्या आ जाता है? कमजोर, या फिर आप कह सकते हैं कि कुपोषित। ठीक है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 5 है। यह 5 जो है इस तरीके से मुख्यतः बच्चों को जो है कैटेगराइज किया गया है स्टूडेंट। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 5 श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया गया है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर, जो हमारे सेक्शन ए है। ठीक है, ए पोर्शन का ये है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बी पोर्शन की बात करेंगे, जो है सेकंड शिफ्ट का ही है। गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, सही क्रम पूछा गया है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें सही क्रम क्या है? पिंड अवस्था और डिंब अवस्था। पहले एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद ओवम होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन बाद में होता है। गर्भस्थ शिशु और पिंड अवस्था, पहले शिशु बन गया, बाद में फिर इसका एम्ब्रियो बन गया। या फिर डिंब अवस्था या पिंड अवस्था, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। देन आ जाता है इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, पीरियड ऑफ ओवम देन पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? हमारा जो राइट ऑप्शन है वह क्या है? पीरियड ऑफ ओवम एंड पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जो है गर्भस्थ विकास की, जो गर्भस्थ शिशु का विकास है उसका सही क्रम है। स्टूडेंट आपने क्या देखा कि करीब 6 से 7 क्वेश्चन जो थे वह कुछ नए तरीके से पूछे गए थे। उनका आपने, उम्मीद है कि आपने अच्छे से उन्हें पढ़ा होगा और उनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब यह तो था हमारा पोर्शन ए। अब हम देखेंगे जो है पोर्शन बी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये देखिए, यह है हमारा जो सेकेंड शिफ्ट का पोर्शन बी है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सो हमारा यहाँ पर जो ग्रेड नॉलेज है वहां से हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए ग्रेड नॉलेज आ गया हमारा। ग्रेड नॉलेज से कुछ क्वेश्चन हमें देखना है स्टूडेंट। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? वृषणों में कौन सा हार्मोन जो होता है स्त्रावित होता है वृषणों में? ठीक है, तो वृषण किस में पाया जाता है स्टूडेंट? पुरुषों में। ठीक है, पुरुषों में वृषण प्रेजेंट होता है।
ठीक है, तो पुरुषों में जो वृषण होता है उसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यह पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। सो टेस्टिस से आप अगर इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे तो टेस्टिस से क्या हो जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो क्या है, यह महिलाओं के जो है हार्मोन है, ठीक है। सो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन क्या हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 ही है। मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां रिक्त स्थान के द्वारा गर्भ निरोधन में मदद करती है, ठीक है, गर्भ निरोधन में मदद करती है। गर्भ जो निरोधक गोलियां हैं, ठीक है, किसके द्वारा, शुक्राणुओं को मारने में, अंड कोशिका को मारने में, अंडोत्सर्ग रोकने में या शुक्राणु एवं अंड कोशिका के बीच बाधा बनाने में। सो जो हमारा अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिंग जो होता है ओवल्यूशन, ठीक है, ओवल्यूशन जो होता है उसको अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो अंडोत्सर्ग को रोकना है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, पिल्स जो लेते हैं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हम जो है बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 में आपसे यहाँ पूछा गया है, इनमें से किसमें पाचक रस नहीं बनते हैं, ठीक है। पाचक रस जो होते हैं हमारे जो भोजन को पचाने के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमाइलेज होता है ना, जो ट्रिप्सिन होता है। सो यह जो पाचक रस होते हैं यह किसमें नहीं बनते हैं, ठीक है, नॉट मैन्युफैक्चर, ठीक है। सो ऑप्शन है यकृत में, वृक्क में, अमाशय में या अग्नाशय में। सो जो हमारे किडनी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, और इसका नाम है वृक्क। सो जो हमारे गुर्दे में या हमारी किडनी में क्या होता है, हमारा जो होता है जो क्या होता है, पाचक रस स्त्रावित नहीं होते, मतलब नहीं बनते हैं, ठीक है, पाचक रस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या पूछा गया है, छोटी आंत के नन्ही उंगलियों जैसे उभार, ठीक है, छोटी आंत आपने देखी ना स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, वह इसमें इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, इस फॉर्म में, ठीक है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें क्या होती है, एक उंगली नुमा जो होती है उभार होती है, ठीक है, क्या होती है, उभार होती है। तो उस उभार को क्या कहा जाता है, ऐसा पूछा गया है। सो उस उभार को जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला ही है हमारा विलाई, ठीक है, सुषमांकुर विलाई, देन गुदा, मलाशय या पित्त। तो क्या कहा जाता है, जो उंगली नामक उभार रहते हैं उनको विलाई कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर मतलब छोटे छोटे जो है अंकुर टाइप फूट रहे हैं वो, ठीक है, तो सूक्ष्मांकुर। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में 48। 48 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे, वसा का इमल्सीकरण के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, इमल्सीकरण मीन्स आप क्या समझे, कि जो वसा होता है, ठीक है, उसका छोटे छोटे भागों में टूटना, ठीक है, छोटे छोटे भागों में टूटना या तोड़ना, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। तो वसा का जो इमल्सीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है, छोटे छोटे भागों में वो किसके द्वारा टूटता है, पित्त वर्णकों के, पित्त लवण के,
HCl के या अग्नाशयी रस के। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, पित्त लवण, पित्त लवणों के द्वारा जो वसा होता है वो छोटे छोटे भागों में टूटता है। ठीक है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट वन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 43, 48 भी देख लिया हमने। फोर्टी सिक्स देख लिया, अब हमको 48 देखना है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है, हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, ग्लैंड के बारे में पूछा है, ये चीज ध्यान रखिए। कई बार क्या आता है, अस्थियां आ जाती है, ठीक है, बोन्स आ जाती है। सो यहाँ पर ग्लैंड के बारे में पूछा है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, लीवर। जो हमारे यकृत होता है, ठीक है, यह क्या हो जाती है, हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर बड़ी की जगह छोटी पूछा जाता है स्टूडेंट, तो आपका जवाब क्या होता, सबसे छोटी ग्रंथि। सो क्या क्या होता है उसका, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्रंथि जो होती है हमारी, वो क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो होती है ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन है छोटी ग्रंथि के लिए पीनियल ग्लैंड, और जो बड़ी ग्रंथि है उसके लिए क्या हो जाएगा, यकृत। ठीक है स्टूडेंट, यकृत। नेक्स्ट वन है हमारा चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पोर्शन में हम चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वो हमारा मेन टॉपिक है। ये सबसे लास्ट में दे रखा है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पोर्शन। यहाँ पर पूछा गया है किस प्रकार के शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया गया है। पुरस्कार भी मिला है, और मतलब अच्छा काम करने पर पुरस्कार, और कोई बालक गलत काम करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। यह किसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, किसके जो है, तो सबसे पहला जो है हमारा ऑपरेंट कंडीशन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, इसी के द्वारा इसमें जोर दिया गया है। ठीक है, इसके महत्व पर बल दिया गया है। इसका नाम पे मत जाइए स्टूडेंट, यहाँ पर नाम क्या लिखा है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, लेकिन इसका जो है क्या है, इसका मीनिंग कि जो है अच्छा काम करने पर प्रशंसा करना और गलत काम करने पर बच्चे को दंड देना। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर भी इसी का राइट ऑप्शन है क्रिया, क्रिया क्या है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2, कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, क्या हो गए, माता पिता की मृत्यु हो गई है। ठीक है, देन या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया है, मतलब एक परमानेंटली उस बच्चे को त्याग दिया गया है, तो उसे क्या कहलाता है, वह अनाथ, निराश्रित, अक्षम या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ऑर्फेन, ऑर्फेन चिल्ड्रन सुना है ना आपने, अनाथ बच्चे, अनाथ बच्चे जिनके ना तो माता पिता होते हैं, ठीक है, माता पिता नहीं होते उन बच्चों के, और अगर उन्हें जो होता है कई बार स्थायी रूप से त्याग दिया जाता है, माता पिता के द्वारा स्थायी रूप से त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का वही हुआ कि उनके माता पिता नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एरर, किसके बारे में पूछा है, एरर के। ठीक है, जो एरर होता है निम्न में से कौन अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है। ठीक है, अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अपवर्तन आपने सुना है ना, हमारी जो प्रकाश होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, तो किसके लिए था, हमारी आंखों से संबंधित था। ठीक है, जिससे हमें जो है दोष और निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष या फिर दिखाई देने में जो होता है था। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, निकट दृष्टि से संबंधित नहीं है स्टूडेंट, नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, निकट दृष्टि था, अति निकट दृष्टि था, देन अबिंदुकता या दृष्टि विषम्यता। ठीक है, देन आ जाता है हमारा मोतिया बिंद। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है नहीं पूछा गया था, अपवर्तन में एरर के अंतर्गत नहीं आता है।
सो मोतियाबिंद जो होता है वह थोड़ी हमारी अलग प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है। इसमें दूर और निकट की बात नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है, जो मोतियाबिंद में हमारी जो आई बॉल होती है उसके आसपास रेड रेड जो होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हो जाता है रेड रेड, जिसके कारण हमें भविष्य में जो है कई बार ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, उसके कारण। सो मोतियाबिंद उसे कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। जिस व्यक्ति के पास कोई धन ना हो, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास कोई धन ना हो, भोजन ना हो और रहने के लिए स्थान भी ना हो, वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है अक्षम व्यक्ति, अक्षम मतलब डिसेबल्ड, फिर है डेस्टिट्यूट निराश्रित, देन है बाल अपराधी, ठीक है, देन है निशक्त। सो जिसके पास कुछ भी नहीं, खाना नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, सो उस इंसान को हम क्या कहते हैं, निराश्रित, ठीक है। निराश्रित यहाँ पर इस बोर्ड के द्वारा निराश्रित इसका ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन संप्रेषण का वाक पूर्व स्वरूप है। संप्रेषण का वाक पूर्व, प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, रोना, किलकारियां और हाव भाव दर्शन, ये तीनों ही हमारे क्या हो जाते हैं, वाक पूर्व जो कम्युनिकेशन हो जाता है, किसका है, ये बच्चों का, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है स्टूडेंट। वाक पूर्व कम्युनिकेशन की बात की गई है, प्री स्पीच कम्युनिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, पेशी ऊतकों से अधिक एडिपोज वसा ऊतकों वाला शरीर गठन कहलाता है। क्या कहलाता है, लंबा कृतिक गठन, मध्य रूपी गठन, ठीक है, देन आ जाता है हमारा अंतर रूपी गठन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट पिछली बार आपसे जो है लंबा कृतिक गठन के बारे में पूछा था स्टूडेंट, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पेशी ऊतकों से, पेशी ऊतक कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल, ठीक है। पेशी ऊतकों से अधिक एडिपोज वसा, एडिपोज जो वसा होता है ऊतकों वाला शरीर गठन, तो क्या कहते हैं हम इसको, अंतर रूपी गठन, ठीक है। इंडोमॉर्फिक बिल्ड जो होता है, इंडोमॉर्फिक बिल्ड, इसके बारे में इस क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। तो गठन वाला शरीर जो होता है वो इंडोमॉर्फिक बिल्ड होता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन प्रक्रिया, अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव या संशोधन लाने वाली मानी जाती है, ठीक है। क्यों व्यवहार में स्थायी बदलाव हो रहा है, सबसे पहला वर्ड तो ये कैच कीजिए, स्थायी बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है सीखना, मनोरंजन, अभ्यास या व्यायाम या सौंदर्य बोध। सो जो हमारा सीखना है वह क्या करता है, हमारे स्थायी में मतलब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। सो राइट ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो है अधिगम या सीखना। नेक्स्ट वन है हमारा ICPS का क्या अर्थ है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत स्टूडेंट, सिंपल, ओनली फुल फॉर्म बताना है, जिसको हम कितनी बारी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेट जो है इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और सर्विसेज में जरूर से जरूर ध्यान रखिए स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा इंडियन चाइल्ड पार्टिसिपेशन स्कीम, ठीक है। तो क्या है हमारा ICPS का फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सॉरी स्कीम, योजना है या सर्विस नहीं है, यहाँ पर क्या बताया गया है, योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन जो स्कीम है, ठीक है, स्कीम योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ICPS का जो है अर्थ बताया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन उल्लेखनीय रूप से औसत से निम्न सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है, जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ सहवर्ती रूप से मौजूद है, ठीक है।
अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ सहवर्ती रूप से मौजूद है। ठीक है, तो क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है अधिगम सीखने संबंधी अक्षमता, इमोशनल भावनात्मक विक्षुब्धता, मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता, या ऑटिज्म ऑटिज्म। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी, ठीक है, के साथ सहवर्ती रूप से मौजूद होते हैं, तो उन बच्चों को हम क्या कहते हैं, निम्न सामान्य उल्लेखनीय रूप से निम्न सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है। ठीक है, निम्न सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है, जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ सहवर्ती रूप से मौजूद होते हैं। तो उसमें कौन होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन जो मानसिक मंदता इसके अंतर्गत आती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है हमारा एड्स का अर्थ होता है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन ए में पूछा था कि एड्स में ए का फुल फॉर्म, और यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्चुअल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम, अफेक्टेड इम्यून डिसीज सिंड्रोम। सो क्या हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट है, वह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, अक्षमता प्रभाव को कम करने के लिए, सो यहाँ पर ऑप्शन है अक्षम व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए किसी वृत्ति व्यवसाय हेतु तैयार करना, इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है, व्यक्ति के परिवेश को इस प्रकार उन्नत बनाना कि वे अक्षमता का समान सामना कर सके, या फिर समुदाय में अनुकूलनात्मक दृष्टिकोण सर्जित करना। ठीक है, ऐसा था। तो क्या है, अक्षमता का प्रभाव जो है कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो है इस विषय वाला जो हमारा राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा, जो हमारा कौन सा ऑप्शन था वह, जिसमें इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नहीं है, मतलब नहीं पूछा था ना कि निम्न में से किसी अक्षमता का प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या है यह, इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य, क्या है, जो अक्षम होना एक दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य मतलब उसे दुर्भाग्य नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये एक नॉर्मल जो है डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटीज है हमारे शरीर की। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है। ठीक है, क्या प्रदान करके, सो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर दंड, दंड प्रदान करके, नकारात्मक प्रबलन नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो होता है बच्चों के ऊपर, वह, इन दोनों को करके क्या हो सकता है, हमारा जो व्यवहार होता है ना उसमें जो आवृत्ति है वह कम की जा सकती है। ठीक है, अगर हम बच्चे को दंड देंगे तो उसका जो व्यवहार है उसकी आवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम उसके लिए नकारात्मक जो है प्रबलन उसके लिए करेंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, उसके व्यवहार में जो आवृत्ति है वह उसकी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जन्म दोष उत्पन्न करने वाला कोई कारक जन्म दोष उत्पन्न कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो वह क्या होगा, ऑप्शन है टेरेटोजेंस, नैदानिक दोष, दोषपूर्ण कारक या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो क्या हमारा राइट ऑप्शन क्या है, टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस क्या होते हैं, मादक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी गोलियां होती है जो कि प्रिस्क्राइब नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें होती है ना, औषधियां ऐसी कहीं होती है जिसकी जिनको हम टेरेटोजेंस बोलते हैं, जो कि जन्म दोष उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर। नेक्स्ट वन है हमारा सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, क्या बोला गया है, सेरेब्रल पाल्सी, रिपीटेड है स्टूडेंट। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार है, किसका प्रकार है, तंत्रिकीय अशक्तता का। ठीक है, देन पेशी अशक्तता, मनस्तापी विकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तंत्रिकीय अशक्तता, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, मस्तिष्क मस्तिष्क घात। ठीक है, प्रमस्तिष्क घात। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में से यही कहा जाता है ना। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन
1। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। गर्भाधान से जन्म तक की अवधि कहलाती है। गर्भाधान हो गया है, ठीक है, और जन्म होने वाला है बच्चे का, उसकी जो पूरी अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवधि, प्रसव पश्चात अवधि, नवजात अवधि या अंडाणु अवधि। सो वह क्या कहलाएगी? प्रसव पूर्व अवधि, मतलब प्रसव होने से जस्ट पहले की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व अवधि। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन है 16। क्या पूछा गया है यहाँ पर? निम्न में से कौन बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? ठीक है, कौन है? बाल कल्याण, बाल संरक्षण, बाल दुर्व्यवहार या बाल देखभाल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? उपेक्षा से संरक्षण प्रदान कर रहा है। संरक्षण कौन प्रदान करता है? बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो होता है वह इससे संबंधित है। सो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ क्या पूछा गया है हमसे? परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने वाली मनोशारीरिक प्रणालियों वाले गठन जो है लोगों में गतिक संगठन कहलाते हैं। ठीक है, परिवेश के अंतर्गत क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो वह क्या होता है? बोध, खेल, व्यक्तित्व या नैतिकता। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, जो परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है वह क्या होता है? व्यक्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भ्रूण तक खाद्य पदार्थों को ले जाने वाली, ठीक है, भ्रूण तक खाद्य पदार्थों को ले जाने वाली और अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाने वाली, ये लाइन इन्होंने थोड़ी सी नई ऐड कर दी है। ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर जो है वही क्या है? सब में वही रहेगा। बाहर ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? अम्बिलिकल कॉर्ड, स्टेलाइज कॉर्ड यानी विसंक्रमित नाल, कॉर्ड ऑफ जाइगोट, ह्यूमनस जाल, नाल या नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गर्भनाल। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, गर्भनाल होती है, वही क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर लेकर मतलब ले जाने वाली, और पोषण जो हमारे होते हैं वह उनको अंदर ले जाने वाली। ठीक है, वह कौन होती है? गर्भनाल, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो बच्चों से जुड़ी होती है, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। स्कूल की तैयारी किस विकास अवधि में विकसित होती है? ठीक है, स्कूल जाने की तैयारी किस विकास अवधि में होती है? ऑप्शन क्या है हमारे? नवजात अवस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो पहले क्या आता है? आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट वन है फिर से अर्ली चाइल्डहुड से ही पूछा गया है कि आरंभिक बाल्यावस्था को यह भी कहा जाता है। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था की बात की गई स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? स्कूल पूर्व अवधि, आरंभिक बाल्यावस्था, स्कूल पूर्व अवधि, टॉय एज, खिलौने की अवस्था, या समस्या या कठिनाई की अवधि। ठीक है, इस समय क्या होता है? बच्चों में समस्या होती है या कठिनाई होती है किसी भी चीज को सीखने में। सो आरंभिक बाल्यावस्था जो होती है उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है निम्न में से कौन जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है? जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो भ्रूणीय ये है जन्म पूर्व विकास की अवधि है। ठीक है, देन गर्भीय, ठीक है, देन जर्मिनल, यह तीनों ही हमारे क्या है? जन्म पूर्व विकास की अवधि है। लेकिन पोस्टपार्टम जो हमारे प्रसव के पश्चात की अवधि होती है यह हमारी क्या होती है? जन्म पूर्व अवधि नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पूछा गया है कि बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विशेष तौर पर अभिकल्पित डिजाइन किए गए अनुदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सेप्शनल एजुकेशन। ठीक है, विशेष तौर पर पूछा गया है स्टूडेंट, तो एक्सेप्शनल एजुकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा विशेष शिक्षा। ठीक है, आकस्मिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? विशेष शिक्षा। विशेष तौर से विशेष शिक्षा दी जाती है बच्चों। नेक्स्ट वन है 23, क्वेश्चन नंबर 23
किशोर का अर्थ किससे कम आयु के बच्चे से है। किशोर का जो है अर्थ है 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम या 18 वर्ष से जो है या 21 वर्ष से। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किशोर वर्ष 18 वर्ष की जो आयु होती है इससे कम के बच्चे जो होते हैं किशोर अवस्था में आते हैं या किशोर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है अक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायक प्राप्त संसाधनों में 3% आरक्षण प्रदान किया गया है अक्षम बच्चों के लिए। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, हमारा क्या है ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, देन शिक्षा मंत्रालय या फिर अक्षमता मामलों के मंत्रालय द्वारा। सो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर हमको एजुकेशन की फील्ड में आरक्षण चाहिए, हम आरक्षण, तो वह किसके द्वारा होगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट वन है हमारा 24 क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगम यानी सीखने का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्या है, सीखने का प्रकार नहीं है, तो परीक्षण है और त्रुटि सीखने का है। परंपरागत अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग है। ठीक है, देन है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, नैमित्तिक अनुकूलन, देन आ जाता है हमारा पदार्थवादी अनुकूलन। पदार्थ मटेरियलिस्टिक कंडीशन जो होती है वह हमारे जो सीखने का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास का अध्ययन क्या है, मानव विकास का अध्ययन निम्न में से किस विषय से संबंधित नहीं है। हर जगह नहीं है पूछा गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, संबंधित है करके और ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू। ठीक है, तो क्या है, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी जीव विज्ञान, ये तीनों है संबंधित है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यांत्रिक अभियांत्रिकी जो होती है यह इससे संबंधित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 27, यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं मुड़ता। ठीक है, हम किसी बच्चों को आवाज लगा रहे हैं और उसे नहीं सुनाई दे रहा, हाव भाव का अधिकतम उपयोग करता है, वह सिर्फ हाव भाव से ही बात करता है। ठीक है, और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता, वह ग्रस्त हो सकता है किससे, श्रवण बाधा से, सीखने संबंधी अक्षमता से, मानसिक मंदता से। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रवण बाधा से। ठीक है स्टूडेंट, श्रवण बाधा से। ठीक है, बोर्ड के द्वारा जो है वह क्या है, श्रवण बाधा से। नेक्स्ट वन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज द स्टडी, मानव विकास अध्ययन जो है क्या है। ठीक है, तो 2 से 12 वर्ष के बच्चों का, गर्भाधान से 12 वर्ष अवधि का, गर्भाधान से किशोरावय अवधि का, या गर्भाधान से वृद्ध आयु तक का। सो स्टूडेंट यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, तो मानव का जो विकास है वह हमेशा जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। ठीक है, सो गर्भाधान होता है तब से लेकर वृद्ध आयु होती है, जब तक क्या होता है हमारा मानव विकास का जो अध्ययन होता है वह पूरी अवस्था में होता है, गर्भाधान से वृद्ध आयु तक का। नेक्स्ट वन है हमारा निम्न में से कौन सी सेवा आईसीडीएस का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, आईसीडीएस जो है हमारी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वह क्या है, उसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, सो श्रेष्ठ छात्रों को छात्रवृत्तियां, बाल न्याय प्रदान करना, जरूरतमंद छात्रों हेतु किरायों में रियायत पर विचार करना, या पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। सो आईसीडीएस के द्वारा क्या है हमारा, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, पोषण और शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, टैबुला रासा। यह जो क्वेश्चन है यह यूनिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जरूर नोट कीजिए अपनी नोटबुक में कि टैबुला रासा है। टैबुला रासा का अर्थ है, क्या है अर्थ, सारणीबद्ध विन्यास, कोरी स्लेट, मेज और कुर्सी, बोर्ड और स्लेट। ठीक है, सो जो हमारी कोरी स्लेट होती है, स्लेट मतलब पट्टी होती है। ठीक है, बचपन में हम क्या करते हैं, पेम और पट्टी लेते हैं। ठीक है, पेम और पट्टी से यहाँ पर लिखते हैं स्लेट पे। ठीक है, सो स्लेटी कलर की होती है। ठीक है, सो जो हमारी स्लेट होती है, जो कोरी स्लेट की बात की गई है, कोरी स्लेट जो होती है ना, ब्लैक स्लेट जो होती है,
टेबुलर रासा का यही अर्थ होता है, ठीक है। ब्लैंक जो स्लेट रहती है ना, उसी का ही अर्थ होता है टेबुलर रासा का मतलब। नेक्स्ट वन है हमारा 31 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पूछा है आईसीडीएस। ये लो आईसीडीएस आ गया है हमारा, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, क्या सर्विस है? इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है या इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है? तो क्या है? यह सर्विस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रचुर मंदन वाले बाल बच्चों का आईक्यू किससे कम होता है? ले यहाँ पर आ गया आईक्यू लेवल, ठीक है। सो किससे कम होता है? प्रचुर मंदन मतलब और बहुत ज्यादा मात्रा में मंदन है बच्चे का, रिटार्डेशन है, ठीक है। तो जो 50 है इससे कम, 40 से कम, 30 से कम या 25 से कम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 25 से कम प्रचुर मंद अंतर्गत आते हैं। आईक्यू लेवल पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। आईक्यू लेवल से संबंधित प्रश्न हमने कहीं देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 33 आ जाएगा। आप 33 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है आईसीडीएस योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? कौन सी योजना? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इससे भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आईसीडीएस जो योजना है 1970 में, 1975 में, 1980 में या 1985 में। सो 1975 में जो आईसीडीएस स्कीम थी वह लॉन्च हुई थी, ठीक है। देन हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। स्कूल पूर्व बच्चे किस आयु समूह से संबंधित होते हैं? स्कूल पूर्व बच्चे, ठीक है। सो 1 से 2 वर्ष के होते हैं। जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी आयु वर्ग पूछी गई है, ठीक है। 2 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 6 से 7 वर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह क्या हो जाएंगे? स्कूल पूर्व बच्चे। जो किसके? जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, 3, 4, 5, 6, जो 3 से लेके 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 35। निम्न में से किसे अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या संशोधन लाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है? ठीक है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। स्थायी परिवर्तन, मनोरंजन, व्यायाम, सीखना या सौंदर्य बोध। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? अधिगम, लर्निंग, सीखना। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पूछा है शरीर के केंद्र से प्रारंभ होने वाला तथा वाहक अंगों से, वाहक अंग जो होते हैं हमारे, जाने वाला वृद्धि क्रम शरीर का केंद्र है, यहाँ से बाहर की ओर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। सो यह किसके लिए बताया था? एग्जाम्पल मैंने भ्रूण के लिए। जो भ्रूण होता है हमारा, इसमें क्या होता है? हमारे पहले इंटरनल पार्ट्स बनते हैं, देन हमारे एक्सटर्नल पार्ट जैसे हाथ, ठीक है। जो हमारा हाथ होता है वह, हमारे पैर होते हैं वह क्या है? हमारे बाहर के पार्ट है। सो अंदर से बाहर की ओर जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इस वृद्धि क्रम को क्या कहते हैं? सिफिलोस्यूडल नियम, पैटर्न का नियम, प्रोक्सिमो डिस्टल नियम या फॉर आउटवर्ड नियम। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमो डिस्टल जो हमारा नियम है इसके अंतर्गत ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, कठपुतली का प्रकार नहीं है। डॉल, दस्ताना, छड़ी, डोरी, यह तीनों प्रकार है, लेकिन डॉल, जो डॉल होती है हमारी, वह क्या है? हमारी कठपुतली का प्रकार नहीं है, क्योंकि वहां पर कठपुतली से डांस कराया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन है 38 नंबर का। निम्न में से किस शब्द का उपयोग गर्भाधान के समय से हड्डियां बनने तक विकसित होते शिशु के लिए किया जाता है? ठीक है, सो किस शब्द का उपयोग है गर्भाधान के समय से हड्डियां बनने तक का? सो ओवम नहीं है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है हमारा शुक्राणु, भ्रूण या गर्भस्थ शिशु। सो क्या हो जाएगा हमारा? गर्भस्थ
शिशु, सॉरी जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो भ्रूण, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इम्ब्रियो भ्रूण। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 39 है। यहाँ पूछा गया है कि पुरुष हेतु विवाह की कानूनी आयु। अब हमने जो डे 6 का पेपर सॉल्व किया था, वहां पर किसकी बात की गई थी, महिला की, ठीक है, महिला की बात की गई थी कि महिला हेतु विवाह की आयु। और यहाँ पे पुरुष की पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी हमारी 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21। तो क्या है हमारी 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे सामान्य तरीका। सामाजिक व्यवहार सीखना है, ठीक है, सो अनुकरण कीजिए, समानुभूति होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। सामाजिक व्यवहार सीखने के लिए ये सभी हमें आवश्यक होंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 41, अक्षमताएं रोकने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। ठीक है, अक्षमता हमको रोकनी है तो हमें क्या करना चाहिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है, पहले ही जो होता है, ठीक है, और टाइमली इंटरवेंशन, समय पर हमें क्या कर देना चाहिए, हस्तक्षेप कर देना चाहिए किसी भी अक्षमता के बढ़ने से समय, ठीक है। सो उपरोक्त दोनों हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन 3 हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है पियाजे, यहाँ आगे जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत किस चरण में स्थापित होता है। वस्तु स्थायित्व है, ठीक है स्टूडेंट, किस चरण में स्थापित होता है, संवेदी प्रेरक में, पूर्व संक्रियात्मक में, ठोस संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में। ठीक है, तो वह कब होता है, जो हमारा क्या होता है इसमें, जो वस्तु स्थायित्व होता है इसकी बात की जा रही है। तो जो संवेदी प्रेरक होता है वही हमारा सेंसरी मोटर, ठीक है, सेंसरी मोटर संवेदी प्रेरक। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व जो है विद्यमान बनी रहती है, क्या होती है, विद्यमान बनी रहती है, जो वस्तुएं होती है बालक की नजरों में, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, संवेदी प्रेरक, वो अपने सेंस के थ्रू ऐसा सोच रहा है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 43, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्क्यूलिया जो है, ठीक है, वह किसके प्रकार है, किसके प्रकार है स्टूडेंट, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया किसके प्रकार है, तंत्रिकीय विकार के, मानसिक मंदता के, अधिगम अक्षमता या श्रवण बाधा है। तो जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, अधिगम सीखने की अक्षमताएं जो होती है उसके अंतर क्या होता है, डिसलेक्सिया आता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा ओरल और रिटर्न उससे दोनों करने में थोड़ी सी समस्याएं होती है, ठीक है, तो यह क्या है, सीखने की अक्षमता है स्टूडेंट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 43 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीखने की क्षमता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध के बदले में या अनुशासन में रखने या बच्चे में सुधार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक दंड, ठीक है, शारीरिक दंड दिया जाता है जिसके अंतर्गत जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि शारीरिक दंड दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। सो उसको हम क्या कहते हैं, शारीरिक दंड, भावनात्मक दुर्व्यवहार, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या उपेक्षा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, शारीरिक दंड, ठीक है, जो हमारा कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है वह इसके अंतर्गत आता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम सेकेंड शिफ्ट का जो बी पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं उसका, स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 आर, ठीक है, 3 आर पूछे गए स्टूडेंट, ठीक है, बहुत रिपीटेड है यह भी, क्या है, रीडिंग, रेसिटेशन, रिएक्शन, रीडिंग, रेसिंग, रेस्टिंग, पढ़ना, रीडिंग, रेसिटेशन, रिक्रिएशन या फिर रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। इंग्लिश में आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो इंग्लिश में ओनली एक टाइम आर आ रहा है, बाकी डब्ल्यू एंड ए आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, रिथमेटिक बोलते हैं ना, रिथमेटिक। सो पढ़ना, लिखना और गणित यह क्या है हमारा जो ट्रिपल आर है, ठीक है, उस पर जो है R3 या फिर आर, हाँ 3 आर के विकास में जोर दिया जाता है, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने जो हमारा डे 7 था उसके जो सेकेंड शिफ्ट के पोर्शन थे, पोर्शन ए और पोर्शन बी, उन दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो समझाने का तरीका आपको मेरा समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, कमेंट कीजिए अगर आपको प्रॉपरली अभी तक के जो जितने भी पेपर है वो आपको अगर प्रॉपरली समझ में आए हो तो आप प्लीज जरूर से जरूर फीडबैक दीजिए मुझे, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आया या नहीं आया स्टूडेंट। ठीक है, आपके एग्जाम जो है आज से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब जो 8 तारीख है, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट। सो आप सभी को मैं बहुत बहुत मतलब आपको ऑल ऑफ द बेस्ट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, आप सभी के अच्छे फ्यूचर की मैं कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है इसमें सिलेक्शन पा ले स्टूडेंट। ठीक है, सो जब तक अब हमारी जो नई वीडियोस है मैं कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छी अच्छी जो वीडियोस है, क्योंकि जिन बच्चों की अभी अप्रैल में एग्जाम है उन बच्चों के लिए मैं कुछ और जो है ओवरऑल कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी स्टूडेंट। ठीक है, सो अभी जो है हमारा पेपर जो था, हमारे जितने भी पेपर्स थे हमारे डे 1 से लेके डे 7 तक के, वो सभी पेपर्स हमने सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। ठीक है, सो मिलते हैं अब हमारी दूसरी वीडियो में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।